जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धांसू होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसको समझने वाले हैं, और बेसिक से। और जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत बारीकी से बेसिक चीजों को कवर करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो लेक्चर आप देख लेते हैं तो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो भी चीजें पढ़ाएंगे हम अपने भाषा में, आसान भाषा में आपके सामने लेकर के आएंगे। आप सबों को सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे कि भाई क्लास 12th में आपको फिजिक्स कितना पढ़ना है। कहे तो ये क्रैश कोर्स टाइप का है। मैंने आपको बताया था कि ये फ्री बैच है, जिसका नाम मैंने जुनून बैच रखा है, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव, बढ़ेगा इंडिया। इसके लिए मैंने ये बैच शुरू किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग ये क्लास 12th का फिजिक्स से जो पहला चैप्टर हम लोग का है वो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मेरा नाम आर के चौरसिया हुआ, और बच्चे मेरे को प्यार से 4G सर के नाम से जानते हैं। हम लोग आज जो है क्लास को बहुत ही बेहतरीन से, इंटरटेनिंग तरीका से आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए, आपको पता चला कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, पहले चैप्टर। लेकिन उसके साथ साथ पहले तो हम लोग आपको बता दें कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। कहा जाता है यू नेवर फेल, यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग। अपने लक्ष्य को तय करो और लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे सही, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 12th है उसको हम लोग, क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसको 3 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला भाग जो है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगभग 32 नंबर का है, और इसके अंतर्गत हम लोग 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या है भाई, विद्युत स्थिर वैद्युतिकी, और इसके अंदर जो है ये यूनिट टाइप में है स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ेंगे। विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व एवं द्रव्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, और विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इधर इस सब का प्रायोरिटी दिया गया है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर के सारे चीज जो है, कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं सब बता देंगे। लेकिन हम अभी मोटा मोटी बता रहे हैं कि कितने चैप्टर आपको पढ़ना है। तो पहले यूनिट को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे बढ़ा जाए, जो कि 32 नंबर का है। दूसरा जो है वो प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में आपको ऑप्टिक्स 14 नंबर का है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, और जो भी बातें हो रही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। चलिए, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्टिक्स जो है, प्रकाशिकी जो है ये 14 मार्क्स का है, और इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इसका मार्क्स दिया हुआ है, और ये अनुमानतः मार्क्स है। आपको पता है कि जो बिहार बोर्ड है कोरोना काल के बाद से एक नया पैटर्न लेकर के आया था। उस पैटर्न में मतलब कि जो प्रश्न थे उसको डबल किया गया था। हर एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी डबल किया गया था। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, उसको भी डबल किया गया था। तो जितने भी ये मार्क्स देख रहे हैं इसको भी आपको डबल करके वो पूछेगा, हालांकि आपको इतना बनाना है। आगे बढ़ा जाए, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में आपको पढ़ना है विकिरण तथा पदार्थ की दोहरी प्रकृति, द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद परमाणु पढ़ना है, नाभिक पढ़ना है, अर्धचालक पढ़ना है, संचार व्यवस्था पढ़ना है। यानी आपको फिजिक्स के अंदर टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं। आप इसके बाद जब हम आपको बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पर स्क्रीनशॉट लेने लायक कोई चीज नहीं है। मैं आपको बखूबी हट जाएंगे, और उसके बाद आप सब उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जहां से हम कहेंगे वहां से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और उस चीज को अपने कॉपी में राइट डाउन करना है। जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वो तो जरूर नोट करेंगे, और 2025 वाले केवल अगर देख लेंगे भी तो काफी है। यहां पर उन सारे टॉपिक को कवर किया गया है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी टॉपिक बेसिक जो है, जिससे आपका लय बना रहे कि कौन सी चीज क्या समझेंगे, कि उसके बाद वाला जो टॉपिक समझ में आए उस तरीका से लयबद्ध करके आपको बताया जाएगा।
और जो भी लैंग्वेज मैंने डिफिनीशन यूज किया है वो आम डिफिनीशन है, साधारण डिफिनीशन है। चलिए, तो यहां पर हम लोग देख लिए। उसके बाद देखो टोटल चैप्टर जो है वो 15 चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर आपका है वो देख लीजिए। पहला चैप्टर कौन सा भाई? तो पहला चैप्टर जो है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चाहे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर है गतिमान। ये सारा चीज जो बात कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं भाई? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो पहला जो चैप्टर आप देख ही रहे हैं। चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। पांचवा चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य है। छठा चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, प्रेरणा लिखा गया है, प्रेरण है। प्रत्यावर्ती धारा है। आठवां चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नौवां चैप्टर जो है वो क्या है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और 10वां चैप्टर जो है तरंग प्रकाशिकी है। 11 जो नंबर जो चैप्टर है वो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्वैत मतलब दोहरी, डुअल नेचर। परमाणु पढ़ना है, नाभिक पढ़ना है, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी और पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ और संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है। इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ये सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपके दावे के साथ कहता हूं आपके बोर्ड से पहले इन सारे चैप्टर को मैं कवर कर दूंगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम पैटर्न, जब भी आप लड़ाई के लिए चलते हैं, कोई भी चीज की तैयारी करते हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके बारे में क्या है, आपको कितना पढ़ना है, मतलब कैसे तैयारी करना है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव टोटल प्रश्न जो है वो 70 पूछता है और 70 में से आपको 35 बनाने होते हैं। तो एक नंबर का है तो आपको 35 नंबर मिलेगा। लेकिन 70 नंबर आपसे पूछेगा, बनाना आपको 35 ही है, यानी 50% आपको बनाना है। कितना परसेंट बनाना है भाई? जितना पूछेगा उसका 50% आपको बनाना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 5 को अधिक बना दोगे, 35 बनाना है तो 40 बना दोगे, कोई बात नहीं। जब ओवर सीट चेक होगा ना तो ऊपर से 35 ही काउंट होगा। आप ऐसा नहीं करोगे, 35 के 35 जो कंफर्म पता है उसी को रखोगे। लास्ट में आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करने की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। चलिए, हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 20 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 बनाने हैं और एक जो है वो 2 नंबर के हैं। तो कितना नंबर मिलेगा? 20 नंबर मिलेगा, राइट। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, और फिजिक्स की बात हो रही है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, हालांकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक ही है। ठीक है, इसमें कितना पूछा जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, लेकिन 6 नहीं बनाने हैं आपको, मात्र उसका 50%। तो 6 का 50% कितना हो जाएगा? 3 नंबर। आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं और एक नंबर 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 15 नंबर, राइट। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद प्रैक्टिकल जो हो 30 मार्क्स का है। टोटल जो होगा आपको यहाँ 35 नंबर मिला और 20 नंबर, 35, 20 और 15, ये टोटल हो जाएगा 70 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकल, जो कि टोटल मिला करके आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। 70 नंबर रिटेन और 30 नंबर प्रैक्टिकल। ठीक है, ये आप यहां से समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितने चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट, ये पहला स्क्रीनशॉट आपका है और ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट है एग्जाम पैटर्न का। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको स्क्रीन से हट जाऊंगा तब आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए। जब मैं आपको बोलूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको कॉपी में लिखिए जरूर। ओके, आगे बढ़ा जाए। हम लोग देखते हैं कि जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे ईयर वाइज ईयर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं, ये चैप्टर एनालिसिस हम लोग समझते हैं। कि जो पहला चैप्टर हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, और इसमें से आपको पूछा कितना गया है तो हम लोग इधर देख लेते हैं। 2022 से देखते हैं। 2022 में 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था
और एक 2 नंबर वाले और एक 5 नंबर वाले। तो अगर 5 नंबर वाले एक प्रश्न पूछा है तो 5 नंबर, 2 नंबर वाले एक पूछा है तो 2 नंबर, 5 2 7 नंबर, 7 नंबर हो गया और 7 14 नंबर। तो केवल इस चैप्टर से 2022 में कितना नंबर पूछा था? तो 14 नंबर का प्रश्न पूछा था। लेकिन हालांकि 2023 में 10 गो ऑब्जेक्टिव और 1 2 नंबर, तो 10 2 12। 2024 में पूछा हुआ है कितना जी? 6 गो ऑब्जेक्टिव और 3 गो 2 नंबर वाले। तो 3 गो 2 नंबर वाले पूछा है तो 3 दूनी 6 नंबर और ये कितना हो गया? 6 नंबर। तो 6 6 12 नंबर। मान के चलिए, एवरेज मान के चलिए, कम से कम अगर इसको तैयारी करते हैं तो 10 से 12 नंबर आपका श्योर हो जाता है। तो आप जिस तरीका से मैं कह रहा हूं, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, जिस तरीका से मैं चैप्टर वाइज आपको बताते चल रहा हूं, उसको पूरे अच्छे तरीका से कवर कर लीजिए। यकीन मानिए आपका फिजिक्स में 70 में 70 आ जाएगा रिटेन एग्जाम। ठीक है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, आप एग्जाम दे करके आएंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि सर ने सही कहा था। आपको बता दें कि जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आपको करना है। इसमें कोई स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं है, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अपनी नजरों में अच्छे रहो, दुनिया का तो नजरिया ही अलग है। अपनी नजर में अच्छे रहो, दुनिया का तो नजरिया ही अलग है। मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति दूसरे से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। ये दुनिया है साहब, आप कुछ करोगे तब भी कुछ कहेगी, नहीं करोगे तब भी कुछ कहेगी। लेकिन ये दुनिया एक काम जरूर करती है, ये कोशिशों को इनाम नहीं देती है, परिणाम को इनाम देती है। तो इसलिए परिणाम के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी से लग जाइए, यही समय है कुछ करने का। यानी आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। समझे? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप क्या लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जो फिजिक्स का पहला यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? वो क्या है भाई? इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है। चार्ज मतलब आवेश, एट रेस्ट माने स्थिर या रुका हुआ। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्टों में बांट करके बताया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी लिखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहां पर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। स्थिर वैद्युतिकी जो है वह भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? इसके बारे में बात करेंगे। चार्ज में लगा दीजिए। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, रुके हुए आवेश तथा उसके द्वारा किए गए कारनामों को, यानी वो क्या क्या कर सकता है, उन सब चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, डाली है, टहनी है, भाग है, पाठ है, जिसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश की चर्चा करने वाले हैं। रुके हुए आवेश के प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं। वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत बल लगा सकता है, यानी जो जो चीजें कर सकता है उन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आवेश रुका हुआ होना चाहिए। अगर आवेश गतिशील हो गया उसको धारा वैद्युतिकी में पढ़ेंगे, यानी कि धारा विद्युतिकी में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ेंगे? तो आवेश के रुके हुए अवस्था, यदि आवेश रुका हुआ है वो क्या क्या कर सकता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद है कि सर इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग कहां कहां है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। आवाज क्लियर है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, और आवाज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कीजिए। आवाज क्लियर है? सारे लोग यस टाइप कीजिए। और आपको लगता है कि आज का क्लास दामेदार है, शानदार है, जानदार है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग की। ओके, तो स्थिर वैद्युतिकी के जो अनुप्रयोग है हम लोग छाया प्रति मशीन में करते हैं। छाया प्रति मशीन दैट मीन्स फोटोस्टेट मशीन।
दूसरा जो है कंप्यूटर प्रिंटर में करते हैं। किसमें करते हैं भाई? कंप्यूटर प्रिंटर में करते हैं। और भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफी, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। स्थिर वैद्युत स्मृति जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेमोरी कहते हैं, जिसको आप चिप कहते हो, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, और साथ ही साथ ये भी जाना कि स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग क्या है। राइट, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको जरूर लिख लीजिएगा। और जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, और आगे चल करके बहुत ही जानदार तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव जो है उस सब चीजों को न्यूमेरिकल भी आपका कवर कराया जाएगा। यानी आपका नोट्स जो है, नोट्स भी आपको मिलेगा, और इस जो पीडीएफ स्लाइड है इसका भी आपको लिंक इसके अंदर मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अनुप्रयोग क्या है, इन सब चीजों का चर्चा किया है। अब हमारा जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? आपके सामने है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश क्या है भाई? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। विद्युत आवेश है क्या भाई? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके वजह से ही वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। बिल्कुल, तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि विद्युत आवेश क्या है? तो किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत, दूसरा जब देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। दूसरा डेफिनेशन जो बताया वो आपके पास है, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT, जहां Q आवेश है और I क्या है? विद्युत धारा है, और T क्या है? समय है। तो आवेश के बारे में तीसरा डिफिनेशन आपके सामने है बहुत जानदार तरीका से। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो आपके सामने है विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं डाउट है तो जरूर आप लोग बताइए। और बहुत ही जल्दी हम लोग चैप्टर को कवर करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीका से कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों के भारी डिमांड पर हमने 2 बैच स्टार्ट किया है। एक ऑफलाइन जो है लद्दी बाजार में स्टार्ट किया है, जो 10 तारीख से आज ही से स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन में, और दूसरा जो है आपको जामो के इमिलिया मोड़ पे स्टार्ट हुआ है नया बैच। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े और अच्छे शिक्षा को प्राप्त करें। चलिए हम लोग बात करते हैं इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना। तो आवेश एक अदिश राशि, आवेश कैसा राशि है भाई? आवेश एक अदिश राशि है। इसको छोटा Q या बड़ा Q के द्वारा सूचित करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT, इसका SI मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे आप कूलाम कहते हैं, और इसको C के द्वारा सूचित करते हैं। और इसके भी बीमा जो होता है AT या IT होता है। इसका बीमा क्या होता है? AT या IT होता है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पर देखते हैं आवेश का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई आवेश की परिकल्पना किसी ने की होगी तो कैसे हुआ होगा। तो 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। 600 ईसा पूर्व की हम बात करेंगे तो अभी तो 2024 चल रहा है, 2024 में 600 जोड़ोगे तो 2624 वर्ष पहले की बात हो सकती है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं 600 ईसा पूर्व या 2624 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उस समय वैज्ञानिक नहीं कहा जाता था, उस समय विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोगों को दार्शनिक कहा जाता था। तो एक थेल्स नामक दार्शनिक थे जो ग्रीस, यानी ग्रीस जैसे भारत, हिंदुस्तान और आर्यावर्त बहुत 5 नाम है, उसी तरीका से ग्रीस और ईरान एक ही बात है, वहां के रहने वाले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया। और उन्होंने क्या किया था?
उन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई, अंबर नामक एक पदार्थ था, अंबर या एम्बर, कई लोग बोलते हैं अंबर या एम्बर, और उसको रगड़े थे ऊन से। ये थेल्स भाई साहब जो 600 ईसा पूर्व में उन्होंने किया क्या था, तो अंबर या एम्बर को ऊन से रगड़ा था और देखा कि अंबर के पास एक गुण आ गया जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े, धूल कण आदि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। भाई साहब ने सोचा कि ये क्या हो रहा है कि हमने इस एम्बर को इस ऊन के कपड़े से रगड़ा तो इसको आ गया। और यूनानी भाषा में, यूनान में हम लोग एम्बर को, ग्रीस में हम लोग क्या कहते हैं, एम्बर को बोलते हैं, ग्रीस में एम्बर को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो रगड़े इन्होंने एम्बर को, किसने रगड़ा भाई, तो थेल्स, एम्बर या अंबर को रगड़े ऊन के कपड़ा से, एम्बर के पास छोटे छोटे कागज टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। तो ये आकर्षित करने के इसी गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, जिसका हिंदी रूपांतरण विद्युत होता है। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है भैया, हिंदी रूपांतरण जो होता है वो विद्युत होता है। तो आपने देखा कि पहले, सबसे पहले थेल्स भाई साहब थे, उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ा तो अंबर के पास एक गुण आ गया जिसके वजह से छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया, और इसी आकर्षित किया जिसको इन्होंने नाम दिया, इसी आकर्षण को इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम किसने दिया था, एक वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन, उन्होंने 1946 में इस आकर्षित करने का, जिसकी वजह से वो आकर्षित कर रहा, उस आकर्षित को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद ये तो आकर्षण को इन्होंने नाम रखा ही, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसका नाम तो कौन क्या दिया गया, इसका हिंदी रूपांतरण विद्युत होता है। और यहां पर एम्बर को ग्रीक भाषा में हम लोग, किस भाषा में जी, ग्रीस में चाहे ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और एक और वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, उनका पूरा नाम था विलियम गिलबर्ट गिलबर्ट, जो कि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के पर्सनल डॉक्टर थे। पीडी यहां पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि ये क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के ये डॉक्टर थे। कौन भाई, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के डॉक्टर थे कौन, तो ये डॉक्टर ये जो थे विलियम गिलबर्ट, यानी गिलबर्ट जो थे एक चिकित्सक थे और किसके पर्सनल डॉक्टर थे, तो इंग्लैंड के जो थे, ये कहां कराने वाले थे, तो विलियम गिलबर्ट जो थे वो कहां कराने वाले थे भाई साहब, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के ये पर्सनल डॉक्टर थे। इन्होंने देखा कि भाई थेल्स साहब तो आए तो उन्होंने बताया कि एम्बर को ऊन के कपड़ा से ही रगड़ा जाएगा, लेकिन ये जो है 16वीं शताब्दी में बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल एम्बर को ऊन से ही रगड़ा जाएगा तो एम्बर के पास ये गुण आएगा। उन्होंने बताया कि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसको रगड़ने पर उसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है। तो उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, कांच, एबोनाइट, सल्फर, बिल्ली का खाल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, तो एबोनाइट की छड़ लिया, उनके पास एक एबोनाइट की छड़ थी, और उस एबोनाइट के छड़ को, एबोनाइट की छड़ जो होता है हार्ड रबड़ जो होता है उसी को एबोनाइट कहा जाता है। हार्ड रबड़ को क्या कहा जाता है, एबोनाइट, हार्ड रबड़ को एबोनाइट कहते हैं। तो एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े, तो यानी कि यहां पर हम ले लेते हैं एबोनाइट, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े। किससे रगड़े भाई, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से। तो दो चीजें हम आपको समझा रहे हैं। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने पहले तो एम्बर को ऊन से रगड़ा, एम्बर को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। तो एम्बर को ऊन से रगड़ने के बाद उन्होंने रखा, एक और चीज उन्होंने किया, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा बात, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े। तो एक कांच की छड़ लिए, एक कांच के छड़ लिए, और उस कांच के छड़ को किससे रगड़े भाई, उसको रगड़ दिए, कांच के छड़ को किससे रगड़े, रेशम के कपड़ा से। तो ये जो है हम मान लेते हैं ये कांच की छड़ है। ये किसकी छड़ है भाई, तो ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके रखे हैं। फिर दूसरी छड़ उन्होंने लाया और उसको भी क्या किए, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से ही रगड़े। तो ये भी क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़। अब इस कांच की छड़ को दोनों को जब पास लाया गया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगा, रिपेल करने लगा। यानी कि उन्होंने दो कांच की छड़ लिया और दोनों को क्या किया, दोनों को रगड़ा रेशम के कपड़ा से, और दोनों को पास लाया तो देखा कि उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। फिर उन्होंने ऐसा ही काम किया कि दो उन्होंने एबोनाइट के छड़ लिया और दोनों एबोनाइट के छड़ को किससे रगड़ दिया, बिल्ली के खाल से।
किससे रगड़े भाई? बिल्ली के खाल से। वो भी देखे कि इसके अंदर प्रतिकर्षण होने लगा, लेकिन उन्होंने जब देखा कि एक कांच की छड़ लिए, एक कांच की छड़, कांच की छड़, और एक ले लेते हैं एबोनाइट। क्या लेते हैं भाई? एबोनाइट। एबोनाइट। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच क्या होने लगा जी? उनके बीच आकर्षण होने लगा, एक दूसरे के ये पास आने लगे, आकर्षण होने लगा। तो इनको लगा अरे ऐसा क्यों हो गया? तो उस समय लोगों को पता चला कि आवेश जो है वो दो प्रकार की होती है। तो किसी वस्तु को जब घर्षण करते हैं तो उसके अंदर दो प्रकार की आवेश हो जाती है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। बाद में ये पता चल गया कि भाई आवेश आया कैसे। तो जब दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं तो घर्षण करने के कारण यहाँ पर उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। ये बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन ये छोटा मोटा जो है आवेश का इतिहास है। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इसी गुण को क्या कहा गया जी? विद्युत आवेश। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इसी गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। यहां तक हम लोगों ने आवेश के इतिहास को बहुत छोटे तरीका से समझा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भी कुछ बातें आ सकता है कि सबसे पहले किसने देखा? तो 600 ईसा पूर्व में, यानी 26 से 24 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, और कहां के रहने वाले? ग्रीस और यूनान के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सब स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते भी रहिएगा। चलिए इसके बाद आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, मैथ में सिलेबस बताया जाएगा, मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लगभग 10 बजे तक आपकी क्लासें चलेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग बात करने वाले हैं आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है, जिसको हम लोग कूलाम कहते हैं। इसको सी के द्वारा सूचित करते हैं। एक मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक दो होते हैं, एक होता है ईएसयू और दूसरा होता है ईएमयू। तो ईएसयू को स्टैट कूलम कहते हैं, स्टैट कूलम कहते हैं। ईएमयू को ऐब कूलम कहते हैं, ऐब कूलम कहा जाता है। एबी कूलम, यहाँ पर क्या है भाई? ऐब कूलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत इकाई। तो ये ईएसयू है, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। और ईएमयू को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई। और ईएसयू जो होता है, ईएसयू तो एक कूलाम जो है, कूलाम और ईएसयू में संबंध, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू, और ईएसयू को स्टेट कूलम कहा जाता है। तो कई बार यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है कि एक कूलम बराबर कितना ईएसयू होता है या कितना स्टैट कूलम होता है। तो एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, राइट। दूसरा, एक ईएसयू बराबर कितना कूलम? तो इसी को उलट देंगे, एक कूलम बराबर इतना ईएसयू, तो एक ईएसयू बराबर 3 की जगह पर 1/3 हो जाएगा, और 10⁻9 है तो 10⁻⁻9 कूलम हो जाएगा। इसी को उलट देंगे, और ईएसयू को स्टेट कूलम कहते हैं। मैंने इसको 2 बार लिखा है, आप ध्यान दोगे, ईएसयू लिखा और स्टेट कूलम लिख दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग देखे थे ऐब कूलम है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या? एक ईएमयू बराबर 10 कूलम, एक ईएमयू बराबर 10 कूलम, और एक ईएमयू, तो कूलम को अगर ईएसयू बदलेंगे तो 3 × 10⁹ होता है, पहले से 10 है, तो 3 × 10⁻10 ईएसयू हो जाएगा। और ईएसयू को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? ईएसयू को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ईएसयू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ईएसयू को बोलते हैं स्टैट कूलम। ईएसयू को क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीजें जो है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर लिखोगे। यानी आपसे पूछता है एक कूलम बराबर कितना ईएसयू, या एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, तो 3 × 10⁹ एक ईएसयू बराबर कितना कूलम। ये दोनों प्रश्न कई बार आते हैं, रिपीटेड रहते हैं, और मेरा दिल कह रहा है कि ये प्रश्न जो है 2025 के एग्जाम में भी आएगा, तो जरूर इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है एक ईएमयू बराबर कितना होता है? एक ईएमयू बराबर 10 कूलम, और एक ईएमयू बराबर, जब 10 कूलम और कूलम को हम लोग ईएसयू में बदलेंगे तो इसका होता है 3 × 10⁹ तो 10⁹ और फिर 10 है, तो 3 × 10⁻10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये ईएसयू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। ईएसयू को क्या बोलते हैं गुरुवर? स्टैट कूलम बोलते हैं। और ईएसयू और फ्रैंकलिन दोनों बराबर होता है। अगर कोई पूछेगा कि सर ईएसयू और फ्रैंकलिन बराबर होता है, तो बिल्कुल ईएसयू और फ्रैंकलिन दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। यूं कहे तो फ्रैंकलिन और ईएसयू बराबर है, तो सबसे छोटा मात्रक ईएसयू होता है। ईएसयू और फ्रैंकलिन बराबर है। लेकिन कोई पूछ दे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, फैराड नहीं फैराडे, समझे? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे।
और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये जो आपने स्लाइड लिखा, इसमें से आपका एक प्रश्न तो जरूर, कम से कम एक प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, तो आप लोग इसका जरूर स्क्रीनशॉट लिख लें और इसको रिवीजन कर लें। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए कि मेरा भी जो सपना है वो पूरा हो सके और मैं भी गरीब बच्चों के लिए मेहनत कर सकूं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। दूसरा डेफिनेशन हम लोगों ने यह देखा था कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आवेश के प्रकार। तो आवेश जो होता है तो भाई साहब आवेश दो प्रकार के होता है, और किसने बताया था? तो सन 1775 में, सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और दूसरा जो है वो ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो किसने बताया था भाई? तो सन 1700 बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। और ये कब बताए थे भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को बताया था कब? ये भाई साहब ने बताया था सन 1750 में। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। हम लोग अभी तक जान चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी वस्तु को आवेशित करने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यानी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तभी जाकर के वस्तु आवेशित होगा। हालांकि आपको बता दें कि आवेश दो प्रकार के होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? तो धनात्मक आवेश हम लोग किसे कहेंगे? तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब उस पर कैसा आवेश आता है? धन आवेश। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अधिक हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाता है, तब उस पर ऋण आवेश आ जाता है। जब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहता है तो उदासीन होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं। मैं आपको इधर समझा दूं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है और इसके अंदर प्रोटॉन कितना है भाई? 4 गो, और इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 4। भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में रहता है। तो प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या उसके अंदर डाला जाता है। वो केमिस्ट्री में बहुत बारीकी से आपको समझाया भी जाएगा, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको समझना है। मान लेते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 4 ही रहा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गया, तो इस पर जो चार्ज आएगा 1 प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन अधिक हो गया इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हुआ क्या कि इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला है। मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और कहीं से इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और पहले इस पर 4 प्रोटॉन था और 4 ही इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब क्या हो गया? प्रोटॉन तो उतना ही रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। तो इसलिए इस पर 1 माइनस आ जाएगा। तो यहां पर यहीं पे आपको समझा दे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट जाता है। ध्यान रखना है, मैंने कहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है। लेकिन अगर धनावेशित किया जाएगा तो धनावेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन गया है तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो कम हुआ है, लेकिन बहुत ही नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। आप साधारणतः आभास नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन द्रव्यमान तो कम हुआ ना। तो किसी वस्तु को धनावेशित करने पर द्रव्यमान घट जाता है और ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। और किसी ने कहा कि धनावेशित करने पर द्रव्यमान क्यों घटता है, तो आप बोलोगे धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, और ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ क्यों जाता है? तो ऋणावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है, इसलिए जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है।
लेकिन आवेशित किया करने पर, तो आवेशित जब बोला जा रहा है तो उसमें आप तो कंफर्म नहीं किया जा रहा है ना कि धन आवेशित किया जा रहा है कि ऋण आवेशित किया जा रहा है। इसलिए जब आवेशित बोला जाएगा तो बोलोगे कि उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, राइट। चलिए थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझाएंगे, लेकिन आपके लिए चिल्ला रहे हैं, आपके लिए चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ी सी मदद आप कर दीजिए, मेरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये सब वायरल हो जाए। थोड़ा सा ये मदद आप कर दीजिए। चलिए आपके लिए मैं बहुत मतलब की मेहनत करने वाला हूं, दिन रात एक कर देंगे आप, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए मदद कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक है घर्षण विद्युत। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आवेश की उत्पत्ति जब थेल्स ने किया, उसके बारे में अवधारणा दी, तो उन्होंने घर्षण के कारण किया था, अंबर को ऊन से रगड़ा था। तो जब किसी वस्तु को घर्षण किया जाता है, आप लोगों ने स्कूल में भी ट्राई किया होगा कि जब बाल कंघी को हम लोग क्या करते हैं, बालों में रगड़ते हैं, उसको भी अगर सटाएंगे, या पेन ले लो, पेन को भी अगर बाल में रगड़ करके छोटे छोटे टुकड़े को आप पास लेकर आएंगे तो भी आकर्षित होगा। तो ये आकर्षित करने का गुण किसके कारण आया है? घर्षण के कारण आया है। इसलिए घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। तो घर्षण विद्युत जिसको फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं, फ्रिक्शनल चार्ज किसे कहा जाता है? तो घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहेंगे, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आई थिंक मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसके पहले वाले को नहीं बोला था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, तो धनात्मक आवेश कब होगा? तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, और ऋणात्मक आवेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तब। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग बात करते हैं आवेश की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलरिटी ऑफ चार्ज, आवेश की ध्रुवता एक गुण है, यानी वह गुण जिसके कारण दो आवेशों में भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है, उस गुण को ही हम लोग कहते हैं आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं? तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ओके, उसके बाद बात आता है, कहीं कहीं हम इन चीजों का उपयोग करेंगे, जैसे एक माइक्रोकुलाम, ऐसे जो हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। आपको पता भी होगा इसको क्या बोला जाता है? माइक्रो। अगर हमने पी लिखा है तो पी का मतलब हो जाएगा पिको। हमने एफ लिखा है, एफ का मतलब क्या हो जाएगा जी? फेम्टो। हमने एन लिखा है, एन का मतलब कि नैनो। ओके, तो अगर एक माइक्रो कुलाम कहेगा तो 10 के पावर -6 कुलम। आपको बता दें कि फिजिक्स के जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सूत्र में पुट किया जाता है तो एसआई मात्रक में पुट किया जाता है। तो जितने भी चीजें हैं उसका एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसके सूत्र में जिस भी क्वांटिटी का मान भरोगे, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो, उसका मान जब रखोगे तो एसआई मात्रक में ही रखोगे, तब आपका आंसर सही आएगा। और एसआई मात्रक में नहीं रखा तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। तो जब भी फिजिक्स के आपके सूत्र में तो उसके राशि का मान पुट करना है तो एसआई मात्रक में ही पुट करें। तो एक कूलाम बराबर कितना कूलाम? एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 के पावर -6, और एक पिको कूलाम बराबर 10 के पावर -12, एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15, और एक नैनो मतलब 10 के पावर 9। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो, उसके बाद है घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत की प्रकृति। भैया जब हम लोग दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो भैया जब घर्षण करेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएगा। तो यहां पर हम लोग कुछ पेयर देखेंगे कि किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस वस्तु में से जाएगा। मतलब दो वस्तु को घर्षण कर रहे हैं तो इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा। हम लोग अच्छा ये भी बोल सकते हैं, अगर इधर इस जो आप पेन देख रहे हैं इसमें से इसके अंदर, इस उंगली के अंदर आ गया तो इसमें से गया है तो ये हो गया आपके पास धनात्मक आवेश, और इसमें आया है तो हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। तो जब घर्षण करते हैं तो एक जगह पर सेम समय पर एक वस्तु पर ऋणात्मक आवेश तो एक वस्तु पर धनात्मक आवेश। तो हम लोग कुछ पेयर देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो चीजों को रगड़ेंगे तो किस पर धनात्मक होगा और किस पर ऋणात्मक होगा। सामान्यतः ये देखा जाता है, जो कोई भी व्यक्ति बोलता है जैसे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाएगा, तो पहले मैंने कांच की छड़ बोला तो कांच की छड़ धनात्मक और रेशम के कपड़ा ऋणात्मक। ये 100% सही नहीं है, मैं इसको घुमा भी सकता हूं, लेकिन सामान्यतः हमने बताया कि लोग ऐसा ही पूछते हैं कि पहले वाला मैक्सिमम केस में धनात्मक होता है और दूसरे वाला जो वस्तु होता है वो ऋणात्मक होता है। लेकिन हमेशा सत्य नहीं होगा, आदमी घुमा सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर दिमाग लगाना है, लहाना है
तुक्का मारना है तो पहले वाले को धनात्मक मानोगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि किन दो चीजों को रगड़ने पर कौन सा आवेश आता है। तो अगर आपने कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा तो कांच का छड़ धनात्मक। तो आपको बताना है कि जब कांच की छड़ को रेशम की कपड़ा से रगड़ा जाएगा तो कांच पर कैसा आवेश होगा। सभी लोग टाइप करके बताइए, कांच पर कैसा आवेश होगा। सभी लोग टाइप कीजिए लग। चलिए, अगर बिल्ली के खाल को, बिल्ली के रोएदार चमड़ा को, बिल्ली के रोए से अगर हमने रगड़ दिया एबोनाइट, और एबोनाइट को मैंने क्या बताया है, अभी आप लोग टाइप करके बताइए एबोनाइट को मैंने क्या बताया था। थोड़ी देर पहले ही बताया था। एबोनाइट को मैंने बोला था हार्ड रबड़ ही होता है एबोनाइट। ओके, तो एबोनाइट या प्लास्टिक को अगर हमने बिल्ली के खाल से रगड़ा एबोनाइट या प्लास्टिक, तो बिल्ली की खाल धनात्मक और एबोनाइट और प्लास्टिक होगा ऋणात्मक। लेकिन अगर ऊनी कपड़ा से उलन क्लोथ से अगर हमने रगड़ दिया एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक, रबड़, एम्बर को कई लोग अंबर कहते हैं और इसको रेजिन भी कहते हैं। रेजिनी पदार्थ होता है, रेजिन होता है, जो बाल्टिक सागर के किनारे एक पेड़ से निकलता है और ये पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ओके, सूख जाने पर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग ऊन के कपड़ा को एमोनाइट से रगड़े, प्लास्टिक की छड़ से रगड़े, रबड़ से रगड़े, अंबर या रेजिनी से, तो ये सारा जो होगा ऋणात्मक होगा और ये क्या होगा, धनात्मक। ये पेयर आपको याद रखना है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग स्टेटस लगा दीजिए। थोड़ी सी मदद हो जाएगी मेरी, सभी लोग स्टेटस लगा दीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कर दीजिए। इसी तरीके से धमाकेदार तरीका से आपको 10 बजे तक मैं पढ़ाने वाला हूं। इसके जस्ट बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट मैथ पढ़ाने वाला हूं। समय मिला तो केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बहुत ही जानदार तरीका से, शानदार तरीका से। थोड़ी सी मदद करिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। मूल कण, तो मूल कण क्या होता है हम लोग जानते हैं, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है। और कोई भी पदार्थ इन्हीं कणों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि अभी खोज हो चुका है कि कोई भी परमाणु जो है वो 32 प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, लेकिन वो आपके सिलेबस का नहीं है, वो बाहर का सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम कुछ कण के बारे में आपको बताएंगे। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि मूल कण कौन कौन से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मूल कण कहते हैं। और एक परमाणु जो है वो कितने प्रकार के कण से, तो 32 प्रकार के कण से मिलकर के बना होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मर्रे गेलमान। क्या नाम था, मर्रे गेलमान। चाहे कई लोग गेलमान आपने देखा होगा, आपकी किताब में लिखा होगा गेलमान, लेकिन उनका पूरा नाम मर्रे गेलमान था। और इनका जॉर्ज और एक और उनके दोस्त थे, कौन थे भाई, जॉर्ज ज्वेग। इन्होंने 1964 में एक क्वार्क मॉडल प्रस्तुत किया। क्वार्क मॉडल क्या है भाई, तो हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे मूल आवेश में कि मूल आवेश क्या होता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। तो सबसे छोटा आवेश जो होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। लेकिन इन भाई साहब को लगता है कि सपने में आया या कैसे आया, इन लोगों को दिमाग में आया कि कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी कम आवेश होते हैं। इन लोगों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन जब सैद्धांतिक पुष्टि की बारी आई तो टाटा फिस हो गए। इन लोगों ने सैद्धांतिक पुष्टि नहीं कर पाए। तो फिजिक्स और साइंस जो कहता है जब तक सैद्धांतिक पुष्टि नहीं होगी उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी जब ये लोग अच्छे वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रस्तुत किया, किसी कारण से नहीं प्रस्तुत हो पाया होगा, हो सकता है कि बाद में हो जाए, इसलिए इसको हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने देखा कि 6 प्रकार के कण होते हैं। तो इन्होंने नाम दिया यूसीटी और डीएसबी। यूसीटी और यूसीटी यानी यू क्वार्क, सी क्वार्क, टी क्वार्क। यू मतलब होता है अप क्वार्क, सी मतलब होता है चार्म क्वार्क और टी मतलब होता है टर्म क्वार्क। डी क्वार्क, एस क्वार्क, बी क्वार्क। इन दो चीजों को यूसीटी क्वार्क को हम लोग अप क्वार्क के नाम से जानते हैं, अप टाइप क्वार्क। यानी यूसीटी, यू क्वार्क, सी क्वार्क, टी क्वार्क को हम लोग अप टाइप क्वार्क कहते हैं और डी क्वार्क, एस क्वार्क, बी क्वार्क को डाउन टाइप क्वार्क कहते हैं। और इन तीनों पर जो आवेश होता है वो प्लस क्या होता है भाई, +2e/3 होता है और इसमें क्या होगा, -ke/3 होता है।
और इसका एंटी क्वार्क भी होता है, माने U का एंटी क्वार्क, C का एंटी क्वार्क, उस पर जो होगा इसके ऑफ क्वार्क के एंटी क्वार्क जो होता है, U एंटी क्वार्क जो होता है उस पर माइनस आवेश होगा, और इस पर माइनस है तो इसके एंटी क्वार्क पर प्लस आवेश होगा। यानी इन दोनों भाई साहब लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे भी कण हैं, कुछ ऐसे भी कण हैं जिन पर आवेश प्लस माइनस E/3 और कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2E/3 आवेश होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताया। लेकिन भाई साहब एक काम तो गलत हो गया, इन लोगों की जो बात आई कि सर आप बता दीजिए इसकी सैद्धांतिक पुष्टि कर दीजिए, तो इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हो पाई। इसकी सैद्धांतिक पुष्टि की बात हुई तो ये क्वार्क मॉडल का सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हो पाया। आप लिख लो यहां पर क्वार्क मॉडल का सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है, तो ये इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पर चर्चा हो जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाई साहब यहां पर हम लोग देखते हैं जो मूल कण आपने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने होंगे, तो ये चार्ट जो है, ये टेबल जो है आपको बहुत ही मदद करने वाला है, इसको आप लोग याद जरूर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने एक छोटा सा डायलॉग आपके लिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो हमने ईटा पर गोल्डी नाचे एक डायलॉग लिखा है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और टी माने थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन या थॉमसन, ठीक है, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया। ये तो ठीक है, आपने खोज के बारे में यहां से आपसे न्यूमेरिकल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया। आवेश की बात करो तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पर यही आवेश प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं, अनचार्ज होता है। यहां पर एक टर्म हम बोल रहे हैं विशिष्ट आवेश, आगे चल करके हम समझाएंगे, लेकिन अभी आप रख लो। अभी जस्ट इसके बाद इसके जस्ट वाले स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं कि विशिष्ट आवेश होता क्या है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो आप इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो हो जाता है आपके पास 1.76 गुणे 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी होता है। या कई जगह पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, कई जगह पर ये इसके जगह पर मिल जाएगा आपको क्या 1.8, यानी 7 के बाद ही 6 इसको हटाओगे तो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी आपको मिलेगा। जो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश होता है वो क्या होगा 9.6 गुणे 10 के पावर 7 कूलम प्रति केजी। इसको मैं प्रूफ करके भी आपको बताऊंगा, आप खुद प्रूफ भी कर लीजिएगा। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होगा वो 0 होगा। तो भैया न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश 0 कैसे होगा, अगर आपको पूछना है कि आप बताओ कि कैसे होगा, भैया आप बताइए कि अगर मौसी नहीं है तो मौसा कहां से आएंगे, अगर मौसी रहेगी तब ना मौसा होंगे। तो कहने का मतलब जब न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, विशिष्ट आवेश कहां से आएगा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान जो होगा, तो द्रव्यमान आपके पास हो जाएगा 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी। किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको आप लोग को याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हो जाता है 1.672, यहां पर 2 है, इंटू 10 के पावर 27। ठीक है, और यही जो बात करेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 1.674, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, देख लीजिएगा 10 के पावर 27 यहाँ पर भी है, 10 के पावर माइनस के 27 यहाँ पर भी है, माइनस 27 यहाँ पर। तो आप इसको द्रव्यमान, विशिष्ट आवेश, आवेश याद कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, और मेरा दिल कह रहा है कि इसमें से भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे 2025 में, तो जरूर इसको याद कर लो और अच्छा से पढ़ लो। और वीडियो अच्छा लग रहा तो शेयर करना मत भूलो, शेयर करोगे तो मेरा जो है मन और करेगा, मैं आपको और ज्यादा समय तक आपको पढ़ाऊंगा।
जितना ज्यादा आज का जो टारगेट है, अगर 50 लाइक्स हो जाते हैं तो समझिए कि मैं अगले दिन और भी जोश जुनून के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। मात्र मैंने आज के लिए रखा है 50 लाइक्स। जरूर आप 50 लाइक्स को पूरा करें। चलिए, उसके बाद सापेक्ष द्रव्यमान, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 है तो जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना भारी होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। याद कर लोगे, लिख लोगे। इसमें और विशेष क्या समझाएं? यहां पे मैंने समझाया कि न्यूट्रॉन पर जो होता है विशिष्ट आवेश 0 होता है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता, इसलिए विशिष्ट आवेश नहीं होता। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भैया कि विशिष्ट आवेश से पहले हम लोग मूल आवेश समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मूल आवेश किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश को क्या कहा जाएगा? मूल आवेश कहेंगे। जैसे कि आप देख लो, किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसको क्वांटम आवेश के नाम से भी जाना जाता है। क्वांटम, एक प्रश्न आपके पास आता है, उसका भी चर्चा हम करेंगे आगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, लेकिन अभी हम बता देंगे। कई यूट्यूबर जो इसको गलती की है, कई शिक्षक साथी जो हैं इसको थोड़ा सा गलत बताया है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है। मैंने 1-2 जगह देखा है और कुछ बच्चों ने भी कहा। मैं उस प्रश्न को जरूर आपके साथ साझा करूंगा कि कौन सा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश या क्वांटा आवेश कहते हैं। ठीक है, क्वांटम आवेश के नाम से जानते हैं। किस आवेश के नाम से जानते हैं भाई? क्वांटम। ठीक है, और इसे ई के द्वारा सूचित करते हैं। और ई का मान कितना होता है? तो ई का मान जो होगा गुरुवर, तो ई का मान जो होगा वो हो जाएगा 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 गुना। राइट, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस के ई, और प्रोटॉन पे जो होगा वो प्लस के ई। कई जगह पे पूछा है कि आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है क्वांटा आवेश को ईएससी में बताना। तो क्वांटा आवेश को ईएससी में बताना है। कई जगह पर आपने देखा होगा इस तरीके का प्रश्न है, क्वांटा आवेश। क्वांटा चाहे क्वांटम लिखा हुआ, क्वांटा आवेश तो आपको किस में बताना है? ईएसई में बताना है। तो क्वांटा आवेश को मूल आवेश भी कहा जाता है। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 गुना। भाई साहब इसमें कुछ नहीं कहा है, इसने कहा है केवल ये है कि ये जो कुलाम है इसको ईएसई में बता दो, बस यही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस के 19। कुलाम के जगह पर लिख दो 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। इसको सोल्व करो तो 16×48 तो 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस के 10 होगा। ये कितना होगा? इतना स्टेट कुलाम होगा, इतना ESC होगा। ओके, ये ही प्रश्न है। लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर कितना दिया हुआ है उसको हम आपको बता देते हैं। उसका जो आंसर दिया हुआ है शायद 4.76 दिया हुआ है। कितना दिया है? यानी इसी के करीब दिया हुआ है। किसके करीब दी? 4.8 के करीब दिया हुआ है। ये पावर सेम है, इसके जगह पे थोड़ा सा अंतर है, 4.76 के करीब है। तो आपका आंसर ये होगा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। और यही प्रश्न जो था कई लोगों ने गलती किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इसका आंसर ये 100% राइट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एक टर्म है जिसका नाम क्या है? विशिष्ट आवेश। हम लोग देखने वाले हैं विशिष्ट आवेश होता क्या है। तो विशिष्ट आवेश के बारे में बात करो तो हमने बोला था कि मान लेते हैं कि हमारे पास छोटा सा रबड़ है, चाहे कोई पदार्थ है, मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और इस पर मैंने आवेशित कर दिया इसको। तो इस पर उपस्थित आवेश और इसके द्रव्यमान, इस पर उपस्थित आवेश और इसके द्रव्यमान के अनुपात को, इस वस्तु पर उपस्थित आवेश और इसके द्रव्यमान के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट आवेश बोलेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को, उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं भैया? तो विशिष्ट आवेश जो होता है Q/M होता है।
यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो और उसके द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो क्या मिलने वाला है, विशिष्ट आवेश। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग देंगे। तो आप इसको भाग दे करके देख लेना, आपको कटाने छटाने तो आता ही है, तो कटाओगे। क्या कटाना है, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 कूलम और इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो हो जाता है आपके पास 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस के 31 केजी। इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 1.76 गुणे 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। ठीक है, और इसी को लगभग कहीं पर मिल जाता है 1.6, इस 6 को हटाओगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1.8 गुणे 10 के पावर 18। फिर आप यहाँ पर इसको मान को भरोगे, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश तो सेम होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस के 19 और इसमें भाग दे दोगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने बताया था 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस के 27 और ये केजी होगा और ये क्या होगा, कूलम। तो इसमें भाग देंगे तो 9.6 गुणे 10 के पावर 7 कूलम प्रति केजी आ जाएगा। और न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश 0 होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। राइट, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। ठीक है, अब हम लोग अंत की तरफ चलते हैं। अगला वीडियो जो है वो भी आएगा थोड़ी देर के रेस्ट के बाद आपके पास आएगा, आप इसको पहले देखिए और इसके जस्ट बाद उसको हम लाइव करते हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना ही है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है कि जब भी इस पर कोई वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑन करना पड़ेगा। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर ले लीजिए, नहीं लिए होंगे तो। आगे हम लोग बात करते हैं और वो क्या है भाई, तो हम लोग आवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण अर्थ के बारे में बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो है कल हम लोग इस पर चर्चा करें, इसके बारे में हम लोग कब देखें भैया, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करें। ओके, कोई दिक्कत, कल बात करेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा सलाह दूंगा इस वीडियो के बाद, ये जस्ट हम लोग ये खत्म कर रहे हैं और दूसरा वीडियो जो है आई थिंक मैथ का हम लेकर के आ रहे हैं, मैथ में आपको कुछ बताएंगे। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, कोई भी हो। अगर विचार है उसको त्यागो, कर्म है उसको त्यागो, मनुष्य है उसको त्यागो, क्योंकि इस पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग हैं। इसे दूसरे से, एक से नहीं बनना है, दूसरे से बनेगा, क्योंकि चरण उसी के पूजे जाते हैं जो पूजने योग्य है। चरण उसी के पूजे जाते हैं जो पूजने योग्य है। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं और मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अभी तक हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।